हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक पिछली वीडियो में मैंने आपको तुर्की आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बताया कि किस तरह से ये तुर्की आक्रांता भारत में प्रवेश किया इन्होंने और राजपूतों के विरुद्ध पूरी तरह से सफल रहे। राजपूतों की यह असफलता एक बहुत आश्चर्यजनक घटना मानी जाती है। आखिर राजपूतों की असफलता के ऐसे क्या कारण थे कि छोटे सा गजनी राज्य के तुर्क आक्रमणकारी, जिनकी सैन्य शक्ति तथा अन्य संसाधन भारत के किसी भी एक बड़े राज्य से अधिक नहीं थे, और उन्होंने थोड़े से ही समय में उत्तर भारत के राज्यों को परास्त कर यहाँ इस्लाम की पताका फहरा दी। जबकि उस समय भारतीय राजपूत अत्यंत वीर और महत्वाकांक्षी तथा साहसी योद्धा थे। देश की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त करना वो अपना सौभाग्य मानते थे। वे संख्याबल तथा वीरता में तुर्कों से किसी प्रकार से कम नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्कों के विरुद्ध उनकी पराजय आश्चर्यजनक है। राजपूतों की पराजय की जानकारी देने वाला कोई भी समकालीन निष्पक्ष स्रोत उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन फारसी लेखकों में मिनहाज, हसन निजामी, फ़क्र मुदब्बिर आदि ने जो वर्णन किया है वह बहुत ही अतिरंजित है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो केवल तुर्कों की विजय के बारे में ही गुणगान करते हैं, लेकिन राजपूतों के बारे में उन्होंने कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया है कि वो किस कारण से पराजित हुए। और जो आधुनिक अंग्रेज इतिहासकार हैं, जिसमें लैनपूल, एल्फिंस्टन जो आदि हैं, वो ये मानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की जो पराजय हुई थी उसका मुख्य कारण था तुर्कों की सैनिक योग्यता। वो कहते हैं कि तुर्क शीत प्रदेश के निवासी थे, मांसाहारी थे, इसके कारण वो अधिक कुशल सैनिक थे। लेकिन यह कथन भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। राजपूतों की सैनिक वीरता को उनके जो तुर्क शत्रु थे वो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वयं मोहम्मद गौरी भी 2 बार भारतीय सेना से पराजित हुआ था। और मांसाहारी शाकाहारियों से अधिक वीर हों, यह मत भी ग्रहण करने योग्य नहीं है या ग्राह्य नहीं है। उस समय के अधिकांश राजपूत भी मांसाहारी थे। तो हम यह कहें कि केवल तुर्की एक वीर सैनिक थे, इस कारण से वो राजपूतों से विजयी हुए, इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम सब चीज़ों पर प्रकाश डालें तो स्पष्ट होता है कि राजपूतों के पराजय के कारण कुछ और ही थे, जिनकी विवेचना हम निम्नानुसार कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जब विवेचना करते हैं तो बहुत सारे कारण सामने आते हैं। इसमें पहला है राजनीतिक कारण। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो पारस्परिक शत्रुता व अपने प्रभुत्व के लिए सदैव संघर्षरत थे। वे विदेशी आक्रमण के समय एकजुट नहीं हो पाए। जब किसी एक राज्य पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो दूसरे राज्य ने केवल दर्शक की भूमिका निभाई, किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं किया। तो इसका परिणाम हुआ कि तुर्कों ने एक एक करके सभी राज्यों को परास्त कर दिया। इस समय भारत में सामंतवादी जो प्रणाली थी वो चरम सीमा पर थी। एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत अनेक सामंत होते थे। ये सामंत शक्तिशाली होने पर यदा कदा केंद्रीय सत्ता को भी चुनौती देते रहते थे। तो शासक का अधिकांश समय और शक्ति इन सामंतों को दबाने में ही लग जाता था। विदेशी आक्रमण के प्रति इनमें सजगता का भी अभाव था और सामंतों की सेना पर ही शासकों की निर्भरता थी, जिसके कारण शासकों की शक्ति को कमज़ोर हो गया और शासक जो सेना थी वो भी कमज़ोर थी। दूसरा है सामाजिक कारण। पूर्व मध्यकालीन समाज कठोर जाति बंधनों में जकड़ा हुआ था। राज्यों में उच्च सैनिक व प्रशासकीय पद ज़्यादातर ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ग के लोगों के लिए ही सुरक्षित थे, और जो वंशानुगत रूप से अपने पदों पर आसीन रहते थे, जिससे राज्य के अन्य वर्ग प्रशासनिक रूप से निष्क्रिय और उदासीन हो गए थे। और जनता में एक भावना पैदा हो गई थी, कोई नृप होई हमें का हानि। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी राजा बने
तो इससे राजपूत शासक वर्ग को जनसाधारण का सहयोग बहुत कम मिलता था। राजपूत अपना समय युद्ध करने में या युद्ध के संसाधन जुटाने में ही बिता देते थे। उन्हें सामान्य जनता की भलाई से बहुत कम वास्ता था। अतः जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनको जन सामान्य का विरोध नहीं सहना पड़ा, बहुत कम सहना पड़ा, जिसके कारण उन्हें आसानी से सफलता मिल गई। और इस संदर्भ में डॉक्टर S.K. लाल का भी मानना है कि जाति भेद पर आधारित समाज में से तुर्कों को गुप्त देशद्रोही मिल गए, जिससे तुर्कों को सफलता मिली। तो सामाजिक कारण भी राजपूतों की असफलता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला है तीसरा, धार्मिक कारण। तत्कालीन भारतीय समाज में धार्मिक पाखंड, कर्मकांड, यज्ञ, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास आदि का बोलबाला था। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। कर्म की अपेक्षा लोगों ने भाग्य को सर्वोपरि मान लिया था। फलतः भारत में तुर्कों की विजय को ईश्वर की इच्छा समझ लिया गया। लोग तुर्कों का सामना करने के बजाय ईश्वर के भरोसे हो गए। वो ये मानते थे कि आक्रमण हो रहा है तो ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। धार्मिक अंधभक्ति ने कायरता को जन्म दे दिया और लोग इस विश्वास में डूबे रहते थे कि देवताओं की कृपा से उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। और इसके विपरीत तुर्कों में अद्भुत धार्मिक जोश था। उन्होंने विधर्मियों के प्रति जिहाद का नारा बुलंद किया और जी जान से युद्ध किया। इस प्रकार धर्म ने जहां भारतीयों को कमज़ोर किया, वहीं तुर्कों को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और साथ में अहिंसा के सिद्धांत ने भी लोगों को युद्ध की ओर से उदासीन बनाए रखा। इसका लाभ भी तुर्कों ने उठाया। अगला है सांस्कृतिक और नैतिक कारण। सांस्कृतिक पतन और नैतिक गिरावट को भी भारतीयों की पराजय का एक प्रमुख कारण बताया गया है। वाम मार्ग का विस्तार, मंदिरों में देवदासी प्रथा, मठों और विहारों में अनाचार आदि इस गिरती हुई नैतिकता के प्रमाण थे। धर्म और समाज की गिरती हुई नैतिकता ने कला को भी प्रभावित किया था। तांत्रिक साहित्य, काव्य में गिरावट और गिरती हुई साहित्यिक रचनाएं इस बात का प्रमाण थी कि इस समय का युग सांस्कृतिक पतन का युग था और यह भी भारतीय पराजय का कारण माना जाता है। अगला है आर्थिक कारण। भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र था। मध्य एशिया में गौर साम्राज्य, गजनी साम्राज्य के शासकों ने भारत की धन संपदा के बारे में सुन रखा था, तो वो भारत की इस धन संपदा को प्राप्त करना चाहते थे। और भारत की जो अधिकतर धन संपदा थी वो मुख्य रूप से मंदिरों में, मठों में और राज परिवारों में संग्रहित थी। भारत में धार्मिक असमानता भी एक प्रकार से भारतीयों की दुर्बलता का कारण थी। राज परिवारों ने इस धन संपदा का प्रयोग सुरक्षा के लिए नहीं किया, अपितु अपनी भोग विलास आदि कार्यों के लिए किया। तो जो ये राज परिवार और मंदिरों में अधिक जो धन संग्रह था, जिसके कारण ये स्थान विदेशी आक्रमणकारियों की धन लोलुपता का कारण बने और यह भी दो कारण था कि राजपूत लोग पराजित हुए। लेकिन ये सारे जो कारण हैं हमने बताए हैं, उनके अतिरिक्त यह माना जाता है कि ये तो कारण थे ही, लेकिन सबसे मुख्य जो कारण था वो था राजपूतों की दोषपूर्ण सैन्य संगठन एवं युद्ध नीति। वो सबसे ज़्यादा जो भारतीयों की पराजय का या राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण माना जाता है, वो माना जाता है राजपूतों की दोषपूर्ण सैन्य संगठन एवं युद्ध नीति।
राजपूतों की दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था एवं युद्ध नीति के कारण ही तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई। इसमें सबसे पहला है राजपूतों द्वारा युद्ध में परंपरागत शस्त्रों का प्रयोग। राजपूत परंपरागत शस्त्रों जैसे तलवार, बल्लम, भाले आदि का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्की सेना में तीरंदाज बहुसंख्या में थे जो दूर से ही सटीक हमला करने में दक्ष थे। अतः राजपूत सैनिकों को अपनी वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता था। भारतीय सेना में तीरंदाजों की संख्या बहुत कम थी और तुर्कों के पास मंजनिक, अरादा जैसी दुर्गभेदी मशीन थी जिससे वे दुर्गों के फाटक तोड़ डालते थे। राजपूतों के पास ऐसी मशीनों का अभाव था। जैसे मोहम्मद गौरी ने बठिंडा के दुर्ग को बहुत सरलता से जीत लिया था, जब इसी दुर्ग को जीतने में पृथ्वीराज को 13 महीने लग गए थे। तो हमें इससे हम यह जानकारी कर सकते हैं कि किस तरह से तुर्कों के पास जो शस्त्र थे वो राजपूतों से कितने अधिक समय के अनुकूल थे। दूसरा है तुर्कों की सेना में अश्वारोही सेना की प्रधानता। राजपूत सेना में पैदल सैनिक अधिक थे, जबकि तुर्की सेना में अश्वारोही सेना की प्रधानता थी। राजपूतों की अश्वारोही सेना भी तुर्कों के मुकाबले फुर्तीली नहीं थी, क्योंकि राजपूतों के घोड़े तुर्क घोड़ों की अपेक्षा कमज़ोर थे। पैदल सेना तीव्र गति से बढ़ते हुए तुर्क सैनिकों का सामना नहीं कर सकती थी। अगला है युद्ध में हाथियों का दोषपूर्ण प्रयोग। हाथी जबकि सेना का एक प्रमुख अंग मानी जाती है और हाथियों को प्राप्त करने के लिए भी तुर्कों ने आक्रमण किया था। राजपूत सेना का एक प्रमुख अंग थी हाथी सेना, लेकिन राजपूतों के द्वारा युद्ध में हाथियों का दोषपूर्ण उपयोग करना भी राजपूत सेना के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। हाथियों के लालच में ही तुर्क भारत आए थे और इसके बलबूते ही उन्होंने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य खड़ा भी किया, शत्रुओं के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। लेकिन तुर्क हाथियों का बड़ा सफलपूर्वक प्रयोग किया। तुर्कों ने हाथियों का प्रयोग दुर्ग के द्वार भेदने, भीषण युद्ध में शत्रु सेना को रौंदने, शत्रु सेना की गति को रोकने में किया। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि हाथी बिगड़ने पर उनकी सेना का नुकसान न करे, जबकि राजपूत हाथियों को हमेशा सेना की अग्रिम पंक्ति में रखते थे, जिससे सेना की गति धीमी हो जाती थी और वो तीरंदाजों की मार भी नहीं सहन कर पाते थे। इस कारण से वो अपनी ही सेना का संहार करने पर तुल जाते थे। अगला है तुर्कों द्वारा रिजर्व सेना का प्रयोग। राजपूत युद्ध के दौरान अपनी सारी सेना को एक साथ लड़ाई में झोंक देते थे, जबकि तुर्क सेना के एक भाग को सुरक्षित सेना के रूप में रखते थे। वे सुरक्षित सेना का उपयोग आपातकाल में या शत्रु सेना के थक जाने पर अचानक करते थे, जिससे युद्ध का पासा ही पलट जाता था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को सफलता इसी सुरक्षा सेना के बल पर ही मिली थी। अगला है गुप्तचर व्यवस्था की कमी। राजपूत गुप्तचर व्यवस्था के प्रति सजग नहीं थे। शत्रुओं की संख्या, साजो सामान, उनकी जाति की जानकारी, उनकी कमजोरी जानने में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, जबकि तुर्कों की गुप्तचर व्यवस्था सजग थी, जिसके कारण वे युद्ध के मैदान की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेकर अपनी सुविधा अनुसार युद्ध क्षेत्र का चुनाव करते थे। राजपूतों की कमजोरियां और उनसे असंतुष्ट लोगों का पता लगाकर उन्हें अपनी ओर मिला लेते थे। अगला है सेना में अनुशासन की कमी। राजपूत सेना विभिन्न करद सामंतों द्वारा भेजी गई सेना का समूह होती थी, जो राजा की अपेक्षा अपनी सामंत सेना के प्रति वफादार होती थी और उनमें आपस में तालमेल भी नहीं होता था। सामंतों द्वारा युद्ध क्षेत्र छोड़ने, मरने या घायल होने पर वो सेना तुरंत
युद्ध से अलग हो जाती। इसका ध्यान युद्ध में विजय पर कम और व्यक्तिगत वीरता प्रदर्शित करने में अधिक होता था। तो वो जो विभिन्न सामंतों की मिलकर के जो सामूहिक सेना बनती थी, उसमें आपसी तालमेल भी नहीं होता था और उसमें अनुशासन की भी कमी होती थी। अगला है राजपूतों द्वारा रक्षात्मक नीति का प्रयोग। तुर्कों ने, विशेषतः महमूद गजनवी ने अचानक आक्रमण करने की रणनीति का प्रयोग किया, जिससे भारतीय भयभीत और आतंकित हो गए। वो तुर्कों को अजय समझने लगे, जिससे उनका मनोबल क्षीण हो गया। इसके विपरीत राजपूत पहले आक्रमण नहीं करते थे। हिंदू राजा तो बहुत कम अवसरों पर पहले आक्रमण करते थे। वे शत्रु के किले पर बाहरी द्वार तक पहुंच जाने पर भी सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा देते थे। वो रक्षात्मक युद्ध की अपेक्षा आक्रमणात्मक युद्ध की अपेक्षा रक्षात्मक युद्ध करते थे, जिसके कारण तुर्क उन पर हमेशा भारी रहे। अगला पॉइंट है राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन करना। राजपूतों द्वारा हमेशा धर्म युद्ध के सिद्धांतों का पालन किया गया। राजपूत कभी भी युद्ध के मैदान में छल, कपट, विश्वासघात आदि का सहारा नहीं लेते थे। भागते हुए सैनिकों का पीछा करना या शरण में आए शत्रु का कत्ल करना वो धर्म के विरुद्ध मानते थे, जबकि तुर्कों को अधिकांश विजय छल, कपट और विश्वासघात के कारण ही मिली थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को अपने बड़े भाई का आदेश न आने तक युद्ध नहीं करने का बहाना करके विश्वास करते हुए अचानक आक्रमण करके ही युद्ध में विजय हासिल की, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया, क्योंकि वो उसको धर्म विरुद्ध मानता था। अनेक जगह दुर्ग रक्षकों या अन्य अधिकारियों को रिश्वत देकर तुर्कों ने राजपूतों की स्थिति को कमज़ोर किया। तुर्क युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। युद्ध में विजय प्राप्त करना तुर्कों का लक्ष्य था। उनको इससे मतलब नहीं था कि विजय किस तरह से प्राप्त हो, बल्कि उनको ये था कि हर हाल में विजय प्राप्त करनी है। तो इस तुर्कों की इस नीति के कारण राजपूत लोग परास्त हुए। अगला है राजपूत शासक या सेनापति द्वारा सेना के आगे रहकर युद्ध करना। राजपूत सेना शासक या सेनापति हमेशा सेना के आगे रहकर युद्ध करते थे, जिससे सेना का मनोबल बढ़ता था। जबकि कभी भी अगर वो घायल होकर गिर जाते तो या मर जाते तो फिर क्या होता कि सेना में भगदड़ मच जाती और बाकी सेना खड़ी हो जाती, भाग खड़ी होती थी। चंदावर के युद्ध में भी यही हुआ। जयचंद जैसे ही हाथी से गिरा और मरा तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज द्वितीय के साथ भी यही हुआ कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने जैसे ही युद्ध क्षेत्र छोड़ा तो वहाँ भी ऐसी स्थिति खड़ी हो गई और तुर्क जीत गए। जबकि तुर्क सेनापति अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। वो आवश्यकता आने पर ही सेना के आगे आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सेनानायक की मृत्यु होने पर उनकी सेना देश के बाहर युद्ध नहीं कर पाएगी, इसलिए खुद की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस कारण से वो हमेशा सेना के पीछे रह करके युद्ध करते थे। तो ये उनकी अलग नीति थी, जिसके कारण भी तुर्की विजय हुई। अगला है राजपूतों का उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रति उदासीन होना भी उनकी पराजय का एक मुख्य कारण था। महमूद गजनवी के सफल आक्रमणों के पश्चात भी राजपूत शासकों ने ना तो पंजाब को दुर्बल गजनवियों से छीनने का प्रयास किया और ना ही उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया। इस कारण मोहम्मद गौरी को सरलता से पंजाब पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया, जो उसके भारत के अंदर तक आक्रमण करने का एक ठोस आधार बन गया। इन सब कारणों के अतिरिक्त व्यक्तिगत और आकस्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है
जिसके कारण तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई। जैसे शाही शासक जयपाल, भीम प्रथम, परमार, भोज, चौहान पृथ्वीराज तृतीय, गहरवाल, जयचंद आदि अपने समय के महान योद्धा थे, कुशल सेनानायक थे, लेकिन वो अपने अवसर का लाभ उठाना नहीं जानते थे और उन्होंने ऐसी गलतियां की जिसका लाभ शत्रुओं को मिला। अतः तुर्कों की सफलता इनकी वीरता के कारण नहीं, अपितु इनके कुशल सैन्य संचालन के कारण मिली। तुर्कों की सफलता में कुछ आकस्मिक कारणों की भी भूमिका रही। जयपाल को सुबुक्त के विरुद्ध असफलता में अचानक हुई हिमवर्षा कारण बनी। महमूद गजनवी के कालिंजर पर आक्रमण के कारण अज्ञात कारणों से विद्याधर को रात में युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। आनंद पाल के हाथी का ज्वाला से डरकर भाग जाना, जयचंद की आंख में तीर लगना आदि कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं थीं जिनसे युद्ध का पासा पलट गया और परिणाम तुर्कों के पक्ष में हो गया। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको सारे कारणों के बारे में बताया जिनके कारण राजपूत तुर्की आक्रमण के विरुद्ध असफल रहे और तुर्की भारत में विजयी रहे। इस प्रकार भारतीय वीरता, शारीरिक शक्ति, आत्मत्याग, कष्ट सहने की शक्ति तथा सैन्य बल में तुर्कों से किसी प्रकार से राजपूत कम नहीं थे, किंतु दोषपूर्ण सैन्य संगठन तथा युद्ध नीति, राजनीतिक तथा सामाजिक कमियों, धार्मिक विश्वासों, राष्ट्रीय चेतना तथा दूरदर्शिता के अभाव और कतिपय व्यक्तिगत एवं आकस्मिक कारणों से तुर्की विजयी हुए और राजपूत पराजित हुए। धन्यवाद।